भारतीय न्याय संहिता की दफा 34 से 44 तक लोगों को ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के कानूनी हुकूक फराहम करती है। कानून के जरिए मुल्क के शहरी को सेल्फ डिफेंस का हक दिए जाने की एक अहम वजह यह भी है कि अमली तौर पर रियासत के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो अपने महदूद ज़रायों से हर शहरी को हर किस्म के नुकसान से महफूज रख सके। इसलिए हर सिटीजन को एक महदूद दायरे के अंदर रहते हुए अपने जिस्म और जायदाद की हिफाजत का हक फराहम किया जाता है। IPC की दफात 96 से लेकर 106 में भी इसका जिक्र किया गया था। मुल्क के हर शहरी से ये उम्मीद की जाती है कि सेल्फ डिफेंस के लिए किया गया ताकत का इस्तेमाल उस हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो उन हालात में कानून की नज़र में मुनासिब और ज़रूरी हो। लेकिन इसके बावजूद अगर कहीं कोई जुर्म होता है तो उसके लिए सख्त कवानीन का होना लाजमी है। इसी सिमत में भारतीय न्याय संहिता के जरिए मुल्क में अमन व अमान को कायम रखने और हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नए इल्तिज़ामात भी किए गए हैं। जैसे अब मॉब लिंचिंग को काबिल सज़ा एक संगीन जुर्म बना दिया गया है, जिसके अंदर दफा 103 के तहत 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर किसी को उसके मजहब, जात, जुबान, अकीदे, जिन्स, रंग या इलाके की बुनियाद पर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है तो ऐसा जुर्म करने वालों में से हर एक को उम्र कैद या सजाए मौत दिए जाने का इंतजाम है। इसके साथ ही अगर पर्सनल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो अब इंसान का डेटा भी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी माना जाएगा और उसको चुराना या नुकसान पहुंचाना भी जुर्म है। और अगर कई लोग मिलकर कोई जुर्म करते हैं तो उसे ऑर्गेनाइज क्राइम यानी मुनज़्ज़म जुर्म के दर्जे में रखा गया है। ऐसी गैर कानूनी वारदात को अंजाम देने में अगर किसी की जान चली जाती है तो ऐसा जुर्म करने वाले गिरोह के हर मेंबर को उम्र कैद से लेकर मौत तक की सजा दी जा सकती है और 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आज की पेशकश में भारतीय न्याय संहिता के अहम पहलुओं पर माहिरीन के जरिए रोशनी डाली जाएगी। अपना मुल्क अपना आइन, शक्ति संविधान की। नाजरीन आदाब, आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की। जी हाँ, 1 जुलाई 2024 से मुल्क में नाफिज हुए तीनों नए फौजदारी कवानीन को समझना हम सब के लिए निहायत ज़रूरी है। हर रोज़ रूनुमा होने वाले छोटे बड़े क्राइम को भारतीय न्याय संहिता में किस तरह शामिल किया गया है और किन मामलात में सज़ाओं को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी और इंसान की प्रॉपर्टी से मुताल्लिक़ मामलात को भारतीय न्याय संहिता ने कहाँ पर मकाम दिया है, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं एडवोकेट शीला असवानी साहिबा और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील मोहतरम जनाब अजय कुमार पांडे साहब। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप दोनों के अलावा हमारे साथ स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले शीला जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि जब हम भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं तो आखिर वो कौन से नए क्राइम हैं, मेरा फोकस उन्हीं क्राइम पर रहेगा कि जिनको अब शामिल किया गया है भारतीय न्याय संहिता में। जी सर, अगर हम बात करें कि अफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी तो उसके अंदर सेक्शन 100 से लेके 146 तक BNS में प्रावधान दे रखे हैं। लेकिन जो न्यू सेक्शंस है हमारे ऐड किए गए जैसे मॉब लिंचिंग हमारा पहले IPC में मेंशन नहीं किया हुआ था, तो इसमें BNS में प्रावधान दे रखा है मॉब लिंचिंग हमारा 103 क्लॉज 2 में दे रखा है कि अगर कोई पर्सन 5 और 5 से ज़्यादा मिलकर कोई लोग किसी की डेथ कॉज करते हैं, डेथ कॉज करने का उनका इंटेंशन क्या है, कोई कास्ट, रेस, उनका कास्ट हो गया, कम्युनिटी सर्विस कम्युनिटी हो गया, रिलीजन हो गया या और कोई एनी अदर रीज़न है, उसका सेक्स हो गया, तो इस पर्पज़ से अगर किसी पर्सन की डेथ कॉज करते हैं तो प्रावधान बहुत कड़े दे रखे हैं इसके अंदर। तो अगर कोई करता है ऐसे तो वहाँ पे उसको कहने में डेथ पेनल्टी दी जाएगी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जितने भी लोग शामिल हैं उन सबको सजा मौत दी जाएगी। जी। लेकिन अगर वो शख्स जिस पर हमला किया गया है अगर वो नहीं मरता है और वो जख्मी हो जाता है तो क्या सजाओं के अंदर कुछ तब्दीलियाँ की गई? जी, पर्सन तो वही है, 5 और 5 से ज़्यादा लोग हैं, ग्रुप में कर रहे हैं, ठीक है, कॉमन इंटेंशन के साथ कर रहे हैं और उनका इंटेंशन भी वही है, रेस, कास्ट, कम्युनिटी या कोई रीज़न या कोई एनी अदर कोई ग्राउंड है उस पर किसी को अगर डेथ नहीं करते और उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाता है तो यहाँ पे उसकी पनिशमेंट है मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स तक, 7 साल तक की पनिशमेंट उसको मिल सकती है। ये हमारा डिफाइन किया गया 117 क्लॉज 4 में दे रखा है ये हमारा। और काफ़ी सारे और भी हैं हमारे इसमें सेक्शंस ऐड किए गए हैं, जैसे कि 111 दे रखा है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। BNS IPC में मेंशन नहीं था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डैट मीन्स की कोई
सिंडिकेट गैंग है कोई, ठीक जी है। जी। और यानी ये अगर हम वो उस पर भी रोशनी डालेंगे अगर हम गैंग की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइज क्राइम सामने आए हैं, तो भारतीय न्याय संहिता में ये भी जरूरी हो गया था कि उन क्राइम को भी देखा जाए तो अब शामिल करना था एक नए कवानीन के अंदर। यहाँ अजय जी से जानना चाहूँगा कि जब हम भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं, अंग्रेज़ों के दौर के कवानीन को ख़त्म करके और दंड को ख़त्म करके न्याय की तरफ आते हैं, कितना अहम हो जाता है ये नए कवानीन? तो मैं कह रहा था कि इस कानून में और कोई बात हो ना हो, क्या होगा वो तो भविष्य है, लेकिन दो बड़ी बात है कि औपनिवेशिक टैग हट गया जी। पहली बार भारतीयों के लिए भारतीयों के द्वारा एक कानून आया। बहुत खूब। तो ये विषय बड़े खुशी का अवसर है और इसीलिए मुझे एक पंक्तियां याद आती है कि मुझे नफरत नहीं थी अंग्रेजों के कौमी सूरत से, उनके रंग से जी। मुझे नफरत थी उनके अंदाजे हुकूमत से, आईपीसी 860 से जी। तो अगर अपनों की यह सल्तनत हमारी रहबर हो नहीं सकती तो कह दो कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो नहीं सकती। लेकिन भारतीय नागरिक संहिता से अब मोहब्बत करनी पड़ेगी, बिकॉज अब्राहम लिंकन भी क्या सिर्फ ये अंग्रेजों की नफरत की बात थी, या आज की जो हमारी जरूरतें थी, आज जो देश के लिए सामने बहुत सारे ऐसे मसले आ रहे थे, उसके लिए लगता है कि भारतीय न्याय संहिता का आना बहुत जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था। कानून वही कामयाब होगा जो बदलते हुए सोसाइटल नॉर्म्स के साथ हाथ से हाथ, कदम से कदम मिला के चल सकेगा। लेकिन जिस वक्त हम ये बात कह रहे हैं तो हमें याद रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कई कानूनों को जो आउटडेटेड हो गए थे या जिनकी जरूरत थी, स्पेशल लॉ पार्लियामेंट ने भी इनेक्ट किए थे, तो कानून में परिवर्तन तो चल रहा था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है, जो जमहूरियत है, उसकी बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? हमारा संविधान कहां से शुरू होता है? संविधान कहीं कुछ नहीं, भारत नहीं है, इंडिया नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है। वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जी, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग ही इंडियन पिनल कोड से रूल हो रहे थे, न कि भारतीय नागरिक संहिता से। तो वो बड़ी बात है कि कानून में तब्दीलियां सोसाइटी के साथ जरूरत थी, वो हो रही थी जी। लेकिन नाम ही मेरा नहीं है। तो ये एक बड़े 70 साल आजादी के, तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और इसमें इसको कानून, देखिए खामियां इसमें है, हम चर्चा करेंगे आगे, ऐसा नहीं है कि मैं लेकिन खामियों से पहले खूबियों की भी मैं चर्चा करना चाहूंगा आपसे कि वो कौन से ऐसे नए क्राइम हैं, या अगर मैं कहूं कि किस तरह से एक एक जगह पर नज्म कर दिया गया है, चैप्टर बना करके एक एक जगह पर क्राइम को अलग अलग कर दिया गया है। आप पेशे से वकील हैं, कितना अहम मानते हैं इस नई संहिता को इस तरीके से? देखिए मैं उस पे आऊं, दैट इज, आप जो सवाल पूछ रहे हैं नुमान साहब, वो मैटर ऑफ लॉजिस्टिक है, जिसके मूल आत्मा ही जब भारतीय नागरिक संहिता की हम बात कर रहे थे, तो जो डिमांड्स थी, जो वेरियस कमीशंस बने, जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बना, विश्वनाथन कमीशन बना, तो वो बार बार क्राइम को अपडेट करने की बात कर रहे थे, लॉजिस्टिकली और इसको साइंटिफिकली अरेंज करने की भी बात कर रहे थे। लेकिन जो मूल बात है, जिसपे मैं मतलब व्यक्तिगत तौर पे एज एन वकील जिसको महत्वपूर्ण मानता हूँ, फोकस क्या है? फोकस है वुमेन, फोकस क्या है? चिल्ड्रन, जो पहले नहीं था। पहले फोकस क्या था? राजद्रोह, राजा के खिलाफ सबसे बड़ी सजा। तो इस कानून की जो मूल आत्मा है मेरी समझ से, वो महिलाओं का सशक्तिकरण, बच्चे जो कानून का मतलब यानी आप ये मानते हैं विक्टिम पर फोकस किया गया है? जी, उनके राइट्स पर। विक्टिम्स तो बाद में, उनकी राइट्स पे बहुत बड़ा जोर है। और देखिए कानून है क्यों, इसकी जरूरत क्यों है? कमजोर को प्रोटेक्ट करने के। जो शक्तिशाली है उसके लिए थोड़ी कानून है जी। लेकिन कानून चाहिए। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जानवर, उनको भी इंपॉर्टेंस दी गई है। क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल इज ए बिग क्राइम इन बीएनएस। आईपीसी में तो जानवर की एक वैल्यू 10 रुपए लगाई गई थी उस वक्त में। मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर भी आप रोशनी डालें। शीला जी से कहूंगा कि उस वक्त में अगर कोई 10 रुपए का जानवर होता था तो उसको अगर आप सजा देते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं किसी तरीके का, तो उस पर सजा थी। अब मैं चाहूंगा कि अब नया कानून क्या कहता है। जी, बीएनएस सेक्शन है 325, उसमें ये बात बोली गई थी कि पहले आईपीसी में क्या था कि एनिमल के अमाउंट था 10 रुपये, 50 रुपये, लेकिन अब न्यू बीएनएस सेक्शन 325 में वो अमाउंट हटा दिया गया है। अगर आप किसी एक एनिमल को
किल करते हो या फिर उसको मैमिंग करते हो या उसको आप उसकी कोई टांग तोड़ देते हो या फिर आप उसको काट के खुद खा जाते हो, ठीक है, यानी किसी वजह से आप उसको मिसचीफ कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें ये जो अमाउंट है एनिमल का वो हटा दिया गया। पनिशमेंट इसमें आपको मे एक्सटेंड टू 5 ईयर्स तक मिल सकती है इसके अंदर, सजा यानी उसमें बढ़ा दी गई है। इसमें एनिमल को भी इम्पोर्टेंट दिया गया है। अजय जी से भी कि कौन कौन से ऐसे जुर्म हैं जिसमें सजाओं को बढ़ाया गया है और वो उनको बढ़ाना कितना जरूरी था? देखिए, जैसे मॉब लिंचिंग जी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी, जी, तो उसमें जैसा कि मैडम ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा भी कि उसमें सजाएं बढ़ाई गई कि 5 या 5 से ज़्यादा और लोग, नो डाउट एक हीनियस क्राइम। और ओवरऑल आप बात कर लें, पुलिस कस्टडी वाज अर्लियर 15 दिन का था, जो अब बढ़ा करके 90 दिन कर दिया गया। तो फोकस जो, और एक बड़ी बात है विक्टिम पॉइंट ऑफ व्यू से, पुलिस चार्जशीट नहीं देती थी। अब पुलिस की मजबूरी है कि उसे चार्जशीट देना पड़ेगा जिसने FIR कराई है। कितने दिन का समय दिया गया, कितने दिन में उसको रिपोर्ट देनी होगी या मतलब बताना होगा कि उसकी कंप्लेंट के ऊपर पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? नहीं, वो मैं आ रहा हूँ, लेकिन उससे भी जो मतलब देखिए, बता दिया, वो टाइम लिमिट है, वो हम अभी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कल तक की जो व्यवस्था थी, विक्टिम मैं हूँ, शिकायत मैंने करी, जांच पुलिस ने करी, और पुलिस को लगता है मामला नहीं बनता है तो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करी और मुझे पता ही नहीं है, अपराधी छूट जाते थे। तो अब अगर 7 साल से ऊपर की सजा है तो मेरी भी से होगी कोर्ट में, कोर्ट मुझसे भी पूछेगा कि मैं इस इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड हूं या नहीं हूं। तो ये बहुत बड़ा हक है, बहुत बड़ा उसका हक बन जाता है, और देखा जाए तो कानून की नजर से बहुत अहम है। 2 परेशानियां थी। एक तो पुलिस FIR नहीं करती, पहले उसके जद्दोजहद के लिए आप आइए, सुप्रीम कोर्ट के हवाले दीजिए और FIR हो गई तो पूरे इन्वेस्टिगेशन में मेरा कोई से ही नहीं है जी। मेरे खिलाफ, मतलब मेरी शिकायत पे कार्रवाई हो रही है, मैं पुलिस की मर्जी पे हूँ, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और आप जो कह रहे हैं कि न्यू क्राइम और सजा, तो जैसे आपने कहा कि सोसाइटल नॉर्म्स बदले हैं, तो अभी मैडम कह रही थी कि साइबर क्राइम की बात हम कर रहे थे। सर, क्राइम कब होगा? जब वो प्रॉपर्टी मेरी होगी, आप ले लेंगे। तो यहाँ तो डाटा एज ए प्रॉपर्टी IPC में रिक्वायर्ड ही नहीं था। एसेट्स जो रिक्वायर्ड था वो मकान है, जड़ जमीन जोड़ू। व्हाट अबाउट अब नई प्रॉपर्टी, नई व्यवस्था में जो IPR है हमारा, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम है जी, जिसमें ट्रेडमार्क भी मेरी प्रॉपर्टी है, जिसमें मेरा बैंक अकाउंट मेरी प्रॉपर्टी है, जिसमें मेरा फोन नंबर मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा ईमेल, तो ये पहले तो एज ए प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। तो मैं अगर इसकी चोरी कर लूं तो क्राइम कैसे होगा? लेकिन BNS में इसको इंटेंजिबल एसेट्स की तरह, प्रॉपर्टी की तरह सबसे पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया। और इसको नुकसान पहुंचाने पर क्या सजाएं भी तय की? बिल्कुल, इसको नुकसान पर 7 साल की सजाएं होंगी आपको। स्नैचिंग, यहाँ क्या था, BNS में मोबाइल छीन लिया जी, आपका चेन छीन लिया, कितनी घटनाएं होती थी। तो स्नैचिंग इज ए सेपरेट क्राइम। पुलिस वालों से मेरी बात होती, कहते सर किस दफा में क्या करें, कैसे करें, तो यहाँ पे वो डिफाइन कर दिया, इसमें 5 से 7 साल की सजा है। और स्नैचिंग की जब मैं माफ चाहूंगी कि इसमें 304 सेक्शन है BNS का, इसमें पनिशमेंट है मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स, 3 इयर्स तक की पनिशमेंट है इसके अंदर, स्नैचिंग के अंदर। हाँ। और स्नैचिंग मतलब, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण बात है शिला जी, वो ये है, जो आप एग्री करेंगी, कि कल तक स्नैचिंग प्रॉपर्टी ऑफ टेंजिबल एसेट था, अब इसी क्लाउज में इनटेंजिबल एसेट्स भी शामिल है, मसलन मेरा डाटा, मेरा बैंक अकाउंट। तो शायद साइबर क्राइम को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम, ये एक बड़ी बात हो, बहुत अहम बात है। यहाँ इसी पे थोड़ा सा और गौर करूंगी सर। थेफ्ट के अंदर क्या है कि अगर कोई पहली बार चोरी कर रहा है, ठीक है, तो मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स उसको पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन अगर वो सेकंड टाइम थेफ्ट कर रहा है और फिर बार बार करता रहता है, तो उसके लिए प्रावधान है कि 1 साल की सज़ा तो मिलेगी और मे एक्सटेंड टू 5 इयर्स तक जाएगा आपका। IPC में क्या था कि हमारे कुछ सेक्शन में ही कुछ लिमिटेड सेक्शन है जिसमें मिनिमम पनिशमेंट हमारी प्रोवाइड करेगी थी, लेकिन BNS में हमारे काफ़ी सारे ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइड कर दी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि थेफ्ट कोई सेकंड टाइम करता है या फिर रिपीट करता रहता है, ठीक है, तो उसमें मिनिमम पनिशमेंट डिफाइन होगी, 1 ईयर तो मिलेगी, मे एक्सटेंड टू 5 इयर्स तक भी जाएगी। और इसमें एक नया प्रावधान और जोड़ा गया है आपका कि
303 क्लॉज 2 का प्रोवाइडेड है कि अगर कोई पहली बार चोरी करता है, अब उसका रीज़न क्या है, सो मेनी रीजंस होते हैं हर इंसान की चोरी करने के, पहली बार कर रहा है वो, और उसका पैटी ऑफेंस यानी 5,000 से कम की प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट उसको कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करेगी और क्या नाम है बोलेगी 5,000 की प्रॉपर्टी भी उसको वापस कीजिए और प्लस आप कम्युनिटी सर्विस लीजिए। ये जो कम्युनिटी सर्विस है हमारा, ये पनिशमेंट इसमें पहली बार ऐड किया गया है। फिर 5 पनिशमेंट हमारी आईपीसी में डिफाइन थी सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आपका फाइन एंड रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ये तो सब इंक्लूड है ही, साथ में एक और पनिशमेंट इंक्लूड कर दी है कम्युनिटी सर्विस, सेक्शन 4 क्लॉज F। ये हमारे अजय सर, क्या हर मामले के अंदर कम्युनिटी सर्विस को रखा गया है? नहीं, हर मामले जैसा मैडम कह रही हैं कि सर्टेन सजाओं में कम्युनिटी सर्विस, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैडम से अलग व्यू रखता हूँ। कम्युनिटी सर्विस वेरी डिफाइन नहीं है जी। व्हाट डू यू मीन? पेटी क्राइम्स भी डिफाइन नहीं है जी। क्या मैडम वाकई इसको डिफाइन नहीं किया गया? नहीं, कम्युनिटी सर्विस हमारा जैसे कि डिफाइन नहीं किया गया, हमारी जो डेफिनेशन दे रखी है बीएनएस में, ये डेफिनेशन नहीं दे रखी कम्युनिटी सर्विस की। तो हम कुछ सेक्शन से हैं, जैसे हमारे आपका 226 है बीएनएस में, 303 क्लॉज 2 का प्रोवाइज है उसमें दे रखा है, और आपका 355 है, 356 है, ठीक है, इसमें दे रखा है कि कम्युनिटी सर्विस से हम सेक्शन के थ्रू ही पता लगाएंगे कम्युनिटी सर्विस क्या है हमारी। अब जैसे वो कम्युनिटी सर्विस क्या हो गया जैसे? वही तो मैं कह रहा हूँ, और जिस पे पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी जो है उस पे उसने कहा भी है कि आप इसको डिफाइन करिए, अदरवाइज ये तो जजेस का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, कानून स्पष्ट नहीं होगा। कोई कह देगा गुरुद्वारा में जाके बर्तन धो जी, कोई कह देगा जाके पेड़ लगाओ, तो भैया इसको डिफाइन कर दो। पेटी क्राइम्स, अब पेटी क्राइम्स से मैडम ने जैसे कहा फर्स्ट बार थेफ्ट, ये पेटी क्राइम्स है। अच्छा, मैं दारू पी के न्यूसेंस कर रहा हूँ बाजार में, तो ये पेटी क्राइम्स आएगा या कोई और सेक्शंस लगेगा? तो भैया दारू पी गया, मेरे को थोड़ा ज्यादा चढ़ गई जी, हंगामा लेकिन कितना किया है जी? मैं चाहूंगा इस पर आप भी रोशनी डालें। माइकल दारू पी के दंगा करता है, तो माइकल कोई दारू पी के दंगा कर दे तो कहाँ जाएगा? और फिर उसके बदले में आप अगर उसको कह रहे हैं कि गुरुद्वारा चले जाओ, तो वो तो कहेगा ठीक है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरा ये आईपीसी में 510 सेक्शन था ये पहले, ठीक है, इसमें पूरे आईपीसी में सबसे लेस पनिशमेंट 510 में थी, जिसमें 24 घंटे की पनिशमेंट थी और प्लस आपका 10 रुपये फाइन था। अब ये 10 रुपये फाइन जो है, अगर हम 10 रुपये की बात करें आज की डेट में, हमारा जो आईपीसी बना हुआ है 1860 और 61 का बना हुआ है, तो 10 रुपये उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। अगर आज की डेट में हम उसी सेक्शन को कंटिन्यू करते हैं और बोलते हैं कि 10 रुपये फाइन दे दो, वो निकाल के 10 रुपये आपको फौरन दे देगा, ठीक है, बहुत आसान है। जैसे सर ने कहा कि गुरुद्वारे में सर्विस करना उसके लिए आसान होगा जी। तो अब क्या करा है कि जो फाइन है हमारे 10 रुपये की जो फाइन है, ये इसी फाइन 10 रुपये को उन्होंने 1000 रुपये कर दिया। अब वो सोचेगा 1000 रुपये, तो यही हमारा सेक्शन जो 510 है, बीएनएस में 355 है, जिसके अंदर का बढ़ाना अजय जी काम करेगा? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो तो आप ट्रैफिक चालान में देख ही रहे हैं कि ट्रैफिक में ये फाइन वाला एक्सपेरिमेंट गडकरी जी ने किया हुआ है जी। अब कितना फर्क पड़ा, लेकिन देखिए फिर कानून क्या कर सकता है? डिटरेंट ही पैदा कर सकता है, फाइन के माध्यम से करे। लेकिन हाँ, इस बार एक अच्छी बात है जो मैडम के, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि सजाओं के साथ साथ फाइन का भी कंपोनेंट है, तो आर्थिक दंड भी एक दंड है। क्योंकि कई व्यक्ति के लिए शारीरिक दंड, सपोज कीजिए वो एक गरीब आदमी है, जराइम पेशे से जुड़ा है, और वो कहता है ठीक है मुझे बंद कर दो, रोटी मिलेगी अंदर, तो उसको पे फर्क नहीं पड़ता है बंद करने से। तो ऐसे आदमी को जब आप आर्थिक दंड लगाते हैं तो बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे आना चाहूँगा, मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण बात जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जब आपका ये टेलीकास्ट होगा। ये निट जैसे क्राइम, पेपर लीक, ये भी उस दायरे में, अब पेटी क्राइम्स के दायरे से बाहर निकल के कवर है जी। तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो एक नया सेक्शन जुड़ा है, जिसमें एक गैंग अपराध करता है, साइबर क्राइम या इस तरह के पेपर लीक्स में हरकत करता है, तो वो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के दायरे में लाया गया। सरकार ने कानून बनाया था पब्लिक एग्जामिनेशन प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर मीन्स, क्या इसको शामिल रखा गया है बीएनएस के अंदर? बिल्कुल, इसको शामिल रखा गया है, और इसको इसके अलावा इसको ऑर्गेनाइज क्राइम की श्रेणी में शामिल रख करके प्रोविजंस को स्ट्रिंजेंट करने का प्रयास किया गया है, कि ताकि चाहे वो साइबर क्राइम की बात कर रहे हो, चाहे आप इस तरह के पेपर लीक्स की बात कर रहे हो, जहां भी एक ग्रुप, एक सिंडिकेट मिलके, लेकिन फिर वहां पे एक सवाल कहूंगा, सिंडिकेट डिफाइन नहीं है, गैंग डिफाइन नहीं है, एंकर डिफाइन नहीं है,
ये मैडम मैं चाहूँगा आप इसके ऊपर ज़रूर रोशनी डालें कि क्या कहती हैं। सर एक्चुअली क्या है कि ऑर्गेनाइज सिंडिकेट जो क्राइम है ये हमारा 2 और 2 से ज़्यादा के जो पर्सन हैं वो मिलके करेंगे इसके अंदर। इसमें अनलॉफुल एक्टिविटी होनी चाहिए। कानून आपको अनलॉफुल एक्टिविटी की इजाज़त कभी नहीं देगा। जो हमारा हवाला है, इकोनॉमिक अगर ऑफेंस देखें, हवाला टाइप का आईपीसी में जिक्र नहीं था, लेकिन न्यू बीएनएस के अंदर हमारे हवाला टाइप की जो इकोनॉमिक ऑफेंस है वो भी जिक्र किया गया है। हवाला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सिंडिकेट जो गैंग होते हैं इनके यही करवाते हैं और इनका कोई मकसद होता है कि मुझे कोई अमाउंट मिल जाए या बेनिफिशरी के लिए, या मुझे लीडर बना दिया जाए, कोई ना कोई इनका बेनिफिट होता है। तो ये बड़े हाई पैमाने पे होता है। लैंड ग्रैबिंग हो गया आपका, और साइबर क्राइम हो गया, ह्यूमन ट्रैफिक हो गया, रैंसम हो गया। रैंसम भी बहुत हाई पैमाने पे बात करी, और ये ज़मीन माफिया जो लोग होते हैं, ज़मीन कब्जा लेते हैं, क्या पहले इसको आईपीसी के तहत हम कहाँ लेते थे और बीएनएस के तहत इसको हम किस दर्जे में लेते हैं? मेरे ख्याल से आई थिंक आईपीसी में तो मेंशन नहीं था सर ये वाले जी। ये न्यू क्योंकि बीएनएस हमारा बड़ा पुराना मुद्दा है जी। तो आईपीसी क्या इसको नहीं ले पाती थी? ये जमीन पर जमीन कब्जा लेने, ऐसे बिल्कुल ठीक कह रही है मैडम। देखिए उस समय के दौर में कानून का नेचर क्या था, अंग्रेजों ने जो कानून बनाया वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था, तो उनके खिलाफ जो बातें थी उस पर ज़्यादा जोर था। हमारे आपके बीच में क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, हमारे अधिकार का, दे वर नॉट कंसर्न जी अनलेस एंड अनटिल वो पब्लिक ऑर्डर का विषय। इसलिए सिडेशन उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण कानून था जो हटाया गया यहाँ से। तो और ये जो हवाला और सिंडिकेट की मैडम बात करें, इसमें फिर 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। पहली बात कि आप क्राइम में हिंदुस्तान की सरजमी से बाहर रहते हुए भी सहयोग कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं, इंटाइस कर रहे हैं, तो ये बीएनएस में है। ये पहले नहीं था, ये नहीं था। दूसरी एक बात और जो महत्वपूर्ण हुई है, मैडम आईपीसी और बीएनएस दोनों काफ़ी अच्छा ज्ञान रख रही हैं, तो मेरे से एग्री करेंगी कि चार्जशीट तब तक फ्रेम नहीं हो सकता है जब तक ये अक्यूज कोर्ट में मौजूद ना हो। तो उसके चक्कर में क्या होता था कि बरसों तक, चाहे सीबीआई हो, चाहे पीएमएलए हो, चाहे ईडी हो जी, वो प्रोसिक्यूट नहीं कर पाती थी। इन्वेस्टिगेशन तो पूरा हो गया, क्रिमिनल भाग के बैठ गया दुबई में, लाहौर में, कराची में, या स्विट्जरलैंड में, या मकाऊ में, कहीं भी जा करके। तो बीएनएस ने ये कह दिया कि आपको लास्ट अपॉर्चुनिटी के बाद अगर आप एक्यूज्ड हैं और आप नहीं अपीयर होते हैं कोर्ट में, तो उसके लिए ट्रायल नहीं रुकेगा। जो टाइम बाउंड बात आप कर रहे थे जी, तो इस तरह से ये इंश्योर किया जाएगा। और जो एक बड़ी बात है, अगर इससे जोड़ना चाहते हैं तो जैसे आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत बड़ी बात कही। इसी में एक बात और ऐड करूंगी सर कि अगर मान लो कि अगर वो उसको फिर हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया और वो फिर कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करता है एडवोकेट के थ्रू, तो BNSS ये प्रोवाइड करता है कि आप भी आओ, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है वो अक्यूज भी प्रेजेंट होगा, अदरवाइज उसकी एप्लीकेशन पे हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि एडवोकेट आके प्रेजेंट हो जाते थे उनके बिहाफ पे एप्लीकेशन, अब उसे खुद भी आना है, अब उसे खुद भी आना है। लंबे समय तक होता रहा, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस बात को लाजमी बनाती है कि अब अक्यूज्ड को खुद भी पेश होना पड़ेगा, और उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर लेंगे, जो उसकी प्रॉपर्टी है ना वो भी अटैच कर ली जाएगी, यानी प्रॉपर्टी पर भी खतरा है। आपकी कुछ बात अधूरी रह गई थी जी। मैं ये साबित करने या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्पीडी ट्रायल की तरफ जी, चीज़ों को क्लोज करने की तरफ, यानी ट्रांसपेरेंसी और स्पीडी ट्रायल दोनों चीज़ें आप जी, जो एक आरोप लगता था भारतीय न्याय व्यवस्था पर कि यहाँ सिर्फ तारीखों पे तारीख मिलती है, तो उससे भी आगे बढ़ने की यहाँ पे एक कोशिश दिखती है, की गई है। पहली बार इंटरनेशनल सरजमी पे भी अगर आप हैं और यहाँ के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हैं, तो आपको यहाँ हम एक्यूज्ड बनाएंगे, एक्यूज बना करके मुकदमा खिलाफ मुकदमा कायम होगा, और आप ना आए, हम यहाँ से ट्रायल भी चला के आपके खिलाफ सजा भी देने का प्रावधान। और जो एक और बड़ी बात है जो मैं अक्सर में कहता, आपने कहा सोसाइटी नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। अब आज की तारीख में बिना मोबाइल के किसी व्यक्ति की हिंदुस्तान में कल्पना नहीं हो सकती जी, तो एविडेंस व्हाट्सएप पे आएगा। अब वीडियोग्राफी ऑफ द क्राइम सीन तो होती थी, लेकिन उतना फोकस नहीं था। देखिए, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी मुझे याद आ रहे हैं जी। मोदी जी ने इस बीएनएस के आने से पहले एक बात कहा था, पूरे देश के
जस्टिस के सम्मेलन में भी कहा ये बात, और दूसरी बात उन्होंने दोहराई जब डीजीपी की सम्मेलन हुई, बिकॉज लॉ कुछ ऐसे हैं कि जिसमें स्टेट भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जी। और ऐसे तो उन्होंने कहा कि पुलिस की जो व्यवस्था थी, जो 1860 मुझे बार बार याद आता है, तो वो डंडे की जोर की व्यवस्था थी। हर चीज का इलाज पुलिस के पास डंडा है, मारो, निर्दोष को भी मारो, वो बेचारा यानी वो अगर सिंपल अगर हम अल्फाज में कहें तो लोगों को, भारत के लोगों को कंट्रोल करने के लिए या उन्हें सजा देने के लिए वो पूरी दंड संहिता बनाई गई। और वो दंड संहिता आपने कहा, और वो दंड संहिता चलती थी डंडे से। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का कोई स्कोप नहीं था। आज के डिजिटल एविडेंस का कहीं हमारे कोर्ट प्रोसीजर में महत्ता नहीं थी। अब जो फिंगरप्रिंट्स हैं, जो फॉर्सिनिक है इसकी, तो ये सारी चीजें यानी भी जितने भी हमारे डिजिटल एविडेंस हैं जी, इसको बड़े, इसलिए मोदी जी अब पुलिस वालों से कहते हैं, और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि भैया डंडा नहीं, डाटा। आज आप देखेंगे कि बड़े बड़े केस सिर्फ डाटा पे सॉल्व हो रहे हैं, मोबाइल लोकेशन, आईपी एड्रेस। तो अब इन्वेस्टिगेशन का भी दौर बदलेगा कि आपको लोगों को जबरदस्ती पकड़ के जेल में नहीं डालना है। पूरी आप पहले आप पकड़ लेते हैं, मारते हैं, फिर आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। आप एविडेंस डाटा के थ्रू इकट्ठा कीजिए। अगर व्यक्ति एक्यूज्ड है तो उसको अरेस्ट कीजिए, जो प्रोविजन है, और नहीं तो उसको छोड़िए वहीं से। और यानी अगर देखा जाए तो पूरा प्रोसेस है उसको इजी करने के लिए हर तरह की इसमें कोशिश की है। स्पीडी ट्रायल की इसके अंदर भरपूर निज़ाम किया गया है, और देखा जाए तो शफाफियत यानी कि ट्रांसपेरेंसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद स्टूडेंट्स के सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आईन। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता की, और प्रोग्राम के इस मरहले में अब स्टूडेंट्स के सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। ये क्या सवाल है और क्या पूछना चाहते हैं? सर से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सर जैसे कि बताया था कि सर बीएनएस में काफ़ी चेंजेस आए, काफ़ी सुधार भी हुए, पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आया। जो बीएनएस है सर, हमारा जो कानून है वो हमें विश्वास दिलाता है कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन आज जो बहुत हमारे देश में कुछ जज का रेशियो है और जो पॉपुलेशन है हमारे देश का बहुत अनइवन और अनस्टेबल है। तो इसमें सर बीएनएस में ऐसा क्या लाया जा सकता है, कानून क्या बताएगा कि इसमें सर इवन हो? दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो चेंजेस है वो गांव के लोगों में और छोटे शहरों के लोगों में कैसे उसमें विश्वास कैसे लोगों के अंदर कैसे विश्वास पैदा किया जाए? पेंडेंसी ज़्यादा है, मुल्क की आबादी ज़्यादा है, जजेस कम हैं, किस तरह से हर किसी को इंसाफ पहुंचाया जाए? जहां हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं, टाइम की आपने बात की, हमने भी कही, लेकिन जजेस की अगर कमी है किस तरह से करें? देखिए, मैंने कहा था कि ये सवाल उठेंगे, और अच्छा है कि इन्होंने ये सवाल पूछा। ये एक चैलेंज है जिससे भारतीय न्याय व्यवस्था को पार पाना होगा, और ये सम्मिलित रूप से ही हो सकता है। देखिए, अगर आप कायदे से देखें तो ये हमारी न्याय व्यवस्था पे डबल मार पड़ेगी, या पड़ रही है, या जो वेट है, जो भार है, वजन है, वो डबल हो गया। क्योंकि 1 जुलाई से पहले वाले केसेस जो हैं वो तो आईपीसी में ही चलेंगे जी। आपको उनसे छुट्टी नहीं मिल गई कि आप आईपीसी को उठा के किनारे कर दें। यानी 30 जून तक अगर कोई क्राइम हुआ है, कोई एफआईआर हुई है, तो उसको हम आईपीसी के जरिए ही बातचीत करेंगे। 1 जुलाई से नया, तो चाहे वो पुलिस में थाने का एसएचओ है या पीपी हैं या हम लोग हैं, हमें अब जहाँ एक किताब लेके चलते थे या एक पढ़ाई करते थे, वह 2 पढ़ाई करनी पड़ेगी, दोनों किताब लेके चलनी पड़ेगी। और फिर जजेस के लिए भी वर्कलोड। तो ये एक सवाल तो है, लेकिन जब कोई भी परिवर्तन आता है, इसलिए यह साहसिक कदम है। कंफर्ट जोन तो यही था, छोड़ दो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो लेकिन सुधार, हाँ, लेकिन हिम्मत करनी पड़ती है, उसके लिए हिम्मत करनी पड़ी। तो हिम्मत हुई है तो देशवासियों को भी साथ देना पड़ेगा। और शीला मैडम जैसे लोग हैं, जैसे बता रहे हैं कि लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, गांव-गांव तक में हो रहा है, पुलिस पोस्टर्स जारी कर रही है, और हमारे इस कार्यक्रम के जरिए भी हमारी यही कोशिश है। RWA में मीटिंग्स हो रही हैं, वकील लोग कर रहे हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात। आपको एक बात बताऊं, शायद ये बात समाचारों में नहीं आ पाई है। मैं काम करता हूं कई सारी एजेंसियों और पुलिस महकमे के साथ, इसलिए मैं ये बात बड़ी शिद्दत से बता सकता हूं। 1 जुलाई से पहले भारत की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो ट्रेन नहीं हुई फुली बीएनएस में।
चाहे वो थाने का एक सिपाही था, चाहे वो सीबीआई का डायरेक्टर था, चाहे वो ईडी का डायरेक्टर था, एक एक इंसान को ट्रेनिंग ली गई, वो कंप्लाइड हुआ, उसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय में सबमिट हुई। यहां तक कि लोग जो छुट्टियों पे थे उनकी छुट्टी कैंसिल करके उनको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ी है। यहाँ ये आपका जवाब आ जाता है, जहां आप अवेयरनेस की बात कह रहे हैं, तो सरकार ने ना सिर्फ कानून की ही परिभाषाएं बताई हैं, उसके साथ साथ पूरी ये कोशिश की गई है कि मुल्क का हर नागरिक, मुल्क का हर शहरी इन कवानीन के बारे में मालूमात हासिल कर सके, अवेयर हो सके। इसमें थोड़ा सा और कहना चाहूँगी सर मैं इसी में कि एक्चुअली क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कोर्ट्स और बनाने होंगे, ठीक है, और प्लस आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को जजेस अपॉइंट करने होंगे, पुलिस ऑफिसर अपॉइंट करने होंगे, क्योंकि एक पर्सन भी इतना बर्डन नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि BNSS में टाइम लिमिट कर दिया गया है। इतने टाइम में आपको जजमेंट पास करनी, इतने टाइम में आपको अपनी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की देनी है, प्लस जो कंप्लेनेंट है आपको बताना है, पुलिस ऑफिसर बताएंगे कि आपके केस में ये चल रहा है कि ये चल रहा है। सवाल तो वही है कि अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जजेस नहीं है, तो कैसे होगा? धीरे वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। एकदम से कोई चीज़ अगर आप बोलोगे कि मिल जाए, नहीं मिलती, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो। जैसे हमारा ये इतना IPC इतना पुराना है, 1860-61 का CRPC देख लीजिए, इसको भी बदलने में टाइम लगा ना, फिर हमने इसको एक्सेप्ट किया। तो इसका मतलब ये है कि लॉ के स्टूडेंट के लिए स्कोप अच्छा खासा है। यस डेफिनेटली सर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी, मेरा नाम निशांत मिश्रा है और मेरा सवाल ये है, एक तरफ हम लॉ की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जैसे कि हम सब जानते हैं अभी मुंबई में जो हिट एंड रन केस हुआ है, जहाँ एक 17 साल के बच्चे ने 2 लोगों को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया और उसे सिर्फ 300 वर्ड का एस्से लिख के रिलीज़ कर दिया गया है और उसका अभी पूरा परिवार भी बेल पे है। तो इसमें क्या लॉ में कोई गैप है या फिर क्या आपके विचार हैं इसके ऊपर? आप दोनों के लिए ही एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। सर एक्चुअली क्या है कि आप देखिए कि BNS में बात की गई है चाइल्ड की, IPC में डेफिनेशन चाइल्ड की कोई थी नहीं, कहीं 12 साल, कहीं 15 साल, 16 साल, 17 साल ऐसी डेफिनेशन थी। लेकिन BNS में अब वो डेफिनेशन डिफाइन कर दी गई है। सेक्शन 2 क्लॉज 3 चाइल्ड की डेफिनेशन में आता है कि आपकी चाइल्ड की डेफिनेशन बिलो 18 ईयर्स है, और यहाँ BNS में जो चाइल्ड है वो एज ए विक्टिम है, और आपका जो चाइल्ड है उसने क्राइम किया है, तो वो यहाँ BNS में तो फॉल नहीं करेगा, वो फॉल करेगा JJ एक्ट में, ठीक है। तो JJ एक्ट में अगर आप ऑफेंस देखेंगे 3 टाइप के ऑफेंस होते हैं, पैटी, सीरियस एंड हीनियस क्राइम। तो वो लड़के की जिसने रैश एंड नेग्लिजेंस उसने डेथ की थी, यहाँ पे उसने मर्डर नहीं किया, वहाँ पे उसने डेथ कमिट करी है रैश एंड नेग्लिजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रैश एंड नेग्लिजेंस की आप IPC में उसकी देखेंगे पनिशमेंट, तो वो मे एक्सटेंड टू 2 ईयर्स है। तो 2 ईयर्स है तो वो JJ एक्ट में कहाँ फॉल कर रहा है? पैटी ऑफेंस में। तो पैटी ऑफेंस में फॉल कर रहा है, तो पैटी ऑफेंस में यही दे रखा है कम्युनिटी सर्विस वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको पनिशमेंट दिया गया है ऐसे लिखने का, क्योंकि JJ एक्ट में हम उसको अगर हम जेल में रखेंगे तो और क्रिमिनल के साथ वो वैसा ही बन जाएगा, वो भी उसके भी क्रिमिनल बनने के ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। तो वहाँ पे उसको रिफॉर्म, BNS के अंदर भी इसी तरह के प्रावधान हैं कि अगर इस तरह का कोई वाकया हो जाता है, जिस तरह की दुर्घटना की उन्होंने बात की, तो क्या BNS में भी यही प्रावधान होंगे और ऐसे ही निकल सकता है? यहाँ से एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय जो मुझे ध्यान आ रहा है वो उठता है। BNS से पहले जो IPC है उसमें मैं सवाल पे थोड़ा घूम के आ रहा हूँ जी। अनसाउंड माइंड और एज एक क्राइटेरिया है, जो व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उसको उसके खिलाफ आप मुकदमा नहीं चला सकते। तो अनसाउंड माइंड को BNS में मेंटल इलनेस में तब्दील कर दिया गया है कि मानसिक रोगी भी अगर कोई अपराध करता है, और जब हम उस मानसिक रोगी की परिभाषा MHA से देखते हैं, मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 से, तो उसमें ड्रग का सेवन करने वाला, अल्कोहल का सेवन करने वाला, उसमें फिर 2 बातें आती हैं, वॉलंटरली एंड फोर्स्ड, कि आपने मुझे पिलाया या मैंने खुद पिया, तो वो उसके तहत आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है और BNS में वो ये एक्सक्यूज लेता है कि आई वॉज ड्रंक, आई वॉज इंटॉक्सिकेटेड, अब सेल्फ भी इसमें शामिल है, मैं खुद पी लिया इसलिए मैं अपना होशो हवास नहीं खोया, तो आप नेग्लिजेंट ड्राइविंग तो छोड़ दीजिए, मर्डर के चार्ज से भी वो व्यक्ति एक्सोनरेट हो सकता है। इस पे सवाल उठाए गए हैं। मैं एक बात और कंप्लीट कर दूं। जी जी। अनसाउंड माइंड की जब बात हम IPC में करते थे तो उसमें मंद बुद्धि भी शामिल था, लेकिन BNS में मंद बुद्धि को इससे अलग रखा गया है।
तो मैंने कहा कि बहुत सारी बातें हैं जिस पे पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विचार कर रही है, उसने अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स बदल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे सहमत होना चाहूँगा, या मैडम ने भी जो कहा कि भाई एक बच्चे को देखिए जेल या कानून रिफॉर्म की तरफ, कि जो भी व्यक्ति से अपराध हुआ उसको सुधार करना है ना, सुधार गृह है, उसको बंद करके नहीं रखना है ना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, उसको लेकिन बड़ा जब criminal सुधार नहीं और बनाना। न्याय के अंदर कॉन्ट्राडिक्ट आए तो कैसे करेंगे सर? एक तरफ एक परिवार न्याय चाहता है और हम सुधार चाहते हैं। हाँ, नहीं, न्याय की परिभाषा क्या है? देखिए, इंटेंशनल मर्डर तो है नहीं, जी। किसी प्रॉपर्टी के लिए है नहीं, और कानून तो इतना सख्त है, मैडम ने जे एक्ट। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है, भाई हमारे जो ट्रैफिक्स कानून हैं उसमें ये भी तो प्रावधान गडकरी जी ने कर दिया कि अगर 17 साल से नीचे का बच्चा गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है या कम उम्र का, तो उसके माता पिता को सजा मिलेगी। जी जी। तो क्या ये न्याय नहीं है? एमवी एक्ट में बहुत से प्रावधान चेंज किए गए। ये डैट मीन्स कि पहले प्रावधान अलग थे मोटर व्हीकल एक्ट के, अब प्रावधान बहुत अलग कर दिए गए मोटर व्हीकल एक्ट के। वहाँ पे पनिशमेंट जो फाइन्स है बहुत ही हाईली लगा रखे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, और देखा जाए तो आंकड़े ये बताते हैं कि देश में जिस तरह की दुर्घटना और एक्सीडेंट्स के वाक़यात हो रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह के नए कवानीन लेकर के आएँ और सज़ाओं को सख्त करें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम एकता है। मेरा सवाल अजय सर से है। सर, जैसे कि आपने अपने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमज़ोरों की हेल्प के लिए है, तो क्या नई न्याय संहिता कमज़ोरों की लाठी ही बन के रहेगी या फिर पावर हाउस बन कर आगे आएगी? और दूसरा सवाल यह है, जैसे आपने कहा कि लाठी लॉ, तो क्या लाठी लॉ से बचने के लिए सिटीजन्स के पास कुछ राइट्स हैं? सिटीजन्स के पास संविधान में सारे अधिकार हैं, और सिटीजन्स को ही तो राइट बीएनएस में दिया गया जब पुलिस से कहा जा रहा है कि आप चार्जशीट शेयर करेंगे, आप इन्वेस्टिगेशंस का फॉलो अप बताएंगे, आप एफआईआर से ना नहीं कहेंगे, तो ये तो संवैधानिक परिधान है। अब आपने कहा कि कमज़ोर, वहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि वो भी तो सिटीजन्स के लिए आया कि अब अनावश्यक लोगों को अरेस्ट नहीं करेंगे, डाटा के माध्यम से पहले अपने इन्वेस्टिगेशंस को करें, और जब क्राइम उसका बनता है, प्रूफ होता है, मसलन आज मान लीजिए कि किसी के ऊपर दिल्ली में आरोप लगा, आपने ये केस देखा होगा जब इंडिया गेट पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और बहुत सारे लोगों का नाम पुलिस ने उठा करके एक साथ उसमें एफआईआर में डाल दिया, तो कोर्ट ने इस बिला पे छोड़ दिया गया था कि उनके मोबाइल लोकेशन उस वक्त इंडिया गेट पे नहीं पाए गए, तो आप उसको कैसे मुजरिम बना सकते हैं? तो फोकस जो है वो डाटा पे, डंडे पे नहीं कि पहले आप पकड़ के ले आओ, पहले तो बंद कर दो और फिर उसको मारो और उससे पूछो। अब वो कह रहा है मैं नहीं हूँ, अब चोर भी कहेगा मैं नहीं हूँ, निर्दोष भी कहेगा मैं नहीं हूँ। पुलिस के पास ऐसा कौन सा चश्मा है कि आप एक सच को सच मानेंगे और एक झूठ को झूठ मानेंगे? यानी अप्रोच बदल दी गई है। यस, डाटा पे फोकस। जी, यस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक और बात कहना चाहूँगी सर, अभी जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि आप जो कह रहे हैं वीकर सेक्शन, अब वीकर सेक्शन में वीमेन एंड चाइल्ड इसको ही रखा गया है वीकर सेक्शन में। देखिए यहाँ पर बहुत ही कमज़ोर हैं, ये इतने भी कमज़ोर नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए आर्टिकल 14 हमारा जो है बिफोर इक्वलिटी ऑफ लॉ की बात करता है कि कानून में सब बराबर हैं, चाहे वो राजा हो, रंग हो, अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर भी अब बीएनएस में इंक्लूड कर दिया गया है आपका, ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 8 में। अब ये सारे हमारे इक्वल हैं। लेकिन अगर आप आर्टिकल 15 देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की, उसमें एक आर्टिकल है 15 क्लॉज 3 जो ये बात कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को राइट है कि विमेन और चाइल्ड के रिगार्डिंग में वो अपने कानून बना सकते हैं। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कहता है कि सारे हमारे आगे इक्वल हैं, लेकिन 15 क्लॉज 3 ये स्टेट गवर्नमेंट को राइट देता है कि आप इनके बारे में लॉ बनाइए इनके फेवर में। और यही खूबसूरती है हमारे देश की, हमारे संविधान की, कि जहाँ पर जिस स्टेट को, जिस रियासत को कुछ अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस होते हैं, वहाँ पर वो कानून बनाने का इख्तियार रखते हैं। अगला सवाल। मेरा नाम रितेश है और मेरा सवाल ये है कि क्या बीएनएस में अंडर ट्रायल्स के लिए कोई प्रावधान है? क्योंकि बहुत सारे अंडर ट्रायल्स ऐसे होते हैं जिनका कभी नंबर आता ही नहीं है और वो फिर वैसे ही मर जाते हैं या उनको कभी मौका नहीं मिलता। तो क्या बीएनएस अंडर ट्रायल्स के बारे में कुछ कहता है? जी, दोनों के लिए एक अहम सवाल है। मुझे लगता है कि अजय सर कुछ कहना चाहते हैं, बहुत गौर से उन्होंने सवाल सुना है। ये सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है जी, और ये सवाल बीएनएस से आने से पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दिल के बहुत करीब है।
उन्होंने बाज़ाब्ता इस पे पूरे जस्टिस की कॉन्फ्रेंस बुलाई और आपने जो सवाल पूछा यही पूछा कि भाई जिस केस में सज़ा ही 1 साल है, अगर उसका मुजरिम पिछले 3 साल से जेल में बंद है तो उसका औचित्य क्या है? आप उसको छोड़िए और सज़ा को। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जो टाइम बाउंड स्ट्रक्चर दिया गया है वो नए के लिए दिया गया है, पुराने के लिए तो वही प्रावधान है। मोदी जी भी कई बार चीफ जस्टिस के सम्मेलन में कह चुके हैं और बड़े निर्देश गए यहाँ से, खास करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहाँ ऐसे मामले ज़्यादातर हैं। रिमिशन का प्रावधान है, वो जेल अथॉरिटीज़ देते नहीं हैं डर से। एक और बड़ी बात है कि देखिए यहाँ से ना एक बात और खड़ी शुरू हो जाती है जी। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि बेल इज द नॉर्म, जेल इज द एक्सेप्शन। आप अपवाद में ही, आप तो इलाज मांग रहे हैं, कानून तो यहाँ कह रहा है वो हो ही ना, वो अंडर ट्रायल बना ही क्यों, आपने उसको जेल दिया ही क्यों? अगर उसके ऊपर एक्यूज्ड है, अपराध है, तो जो प्रावधान है उसके तहत उसको बेल दे दीजिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट से रोज ही सुनाई जाती है, हाई कोर्ट्स को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। कल भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट से कि भैया बेल मैटर शुड एंड एट हाई कोर्ट, ये खत्म हो जाना चाहिए। हम रिव्यू कोर्ट बन के नहीं रहना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम कि हम रिव्यू करते रहें, हम रिव्यू करते रहें, और ऑलरेडी पेंडेंसी इतनी ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून को डिफाइन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना है, हमको हमारा काम करने दीजिए। अब पता नहीं क्या मुश्किल है, मुझे एकदम चंचूड़ साहब याद आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि तुम क्यों डरते हो बेल देने से डिस्ट्रिक्ट जजेस से, तुम्हें लगता है तुम्हारे प्रमोशंस ये वो। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, बोले एक चिड़िया जब डाल पे बैठती है तो इस बात को लेकर वो नहीं डरती है कि डाल टूट जाएगी, क्यों? क्योंकि उसको अपने पंखों पे विश्वास है। तो यही बात जजेस से सुप्रीम कोर्ट, यानी हमें अपने सिस्टम पर, अपने न्याय व्यवस्था पर, कि आप मेरी देखिए, कानून देखिए, अगर उसमें बेल बनता है तो बेल दीजिए, अपने पंखों पे विश्वास कीजिए ना। और नहीं बनता तो सजा दीजिए, नहीं बनता तो ठीक है, तो फिर उस तरह से वो संख्या कम हो जाएगी। और उस पर ऑलरेडी बहुत काम हो रहा है कि अंडर ट्रायल्स को छोड़ा जाए, और मैं अलग से भी एक मुहिम चलाना चाहता हूँ। मैं आप सबको दावत दे रहा हूँ, आइए जुड़िए हमारे उस मुहिम से। बहुत खूब जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आईपीसी के मुकाबले ये जो नया कानून है, बीएनएस में जितने कानून हैं, इसमें औरतों के खिलाफ जो जुर्म है उसके लिए क्या ऐसे नए प्रावधान हैं, और ऐसा क्या नया है जिससे इंसाफ में और सुधार आ सकता है? जी, इसमें नया प्रावधान जोड़ा गया है 69, जो ये बात कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी लेडी के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, डैट मीन्स उसका, और उसको डिसाइडफुल मीन्स देता है कि मैं आपका प्रमोशन कर दूंगा या आपको जॉब दिला दूंगा मैं, तो इस पर्पस के इससे करता है, ठीक है, लेकिन उसका पर्पस फुलफिल करने का नहीं है, उसका इंटेंशन फुलफिल करने का नहीं है, उसका इंटेंशन है फिजिकल रिलेशन बनाने का, तो दैट इज़ ए नॉट अमाउंटिंग टू रेप, ये रेप नहीं माना जाएगा। ये अलग से सेक्शन बनाया गया है 69, जिसके अंदर प्रावधान बहुत कड़े करे गए हैं, इसके अंदर वीमेंस के लिए बनाया गया है। और यानी देखा जाए तो एक नए जुर्म की कैटेगरी बना दी गई है इसको, जी, कि जो अब वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। नहीं, वो निभा नहीं रहा, वो निभा नहीं रहा, निभाएगा तो ठीक है, फिर नहीं फॉल करेगा, लेकिन वो निभा नहीं रहा है, दैट मीन्स उसका इंटेंशन ही नहीं है। निभा नहीं रहा है तो अलग बात है, लेकिन उसका इंटेंशन ही नहीं है, एक इंटेंशन। लेकिन कानून के जरिए मैसेज दिया गया है कि अगर वादा किया है तो उसको निभाना पड़ेगा, और नहीं निभाओगे तो जेल जाना पड़ेगा। और उसका इंटेंशन है ही नहीं निभाने का, उसका इंटेंशन कुछ और है। एक बात और महत्वपूर्ण है जी, आप अपनी बीवी के साथ भी अगर संबंध बनाते हैं और वो माइनर है तो ये क्राइम है बीएनएस में। माइनर के लिए क्या आप कैटेगरी की गई है? क्या 15 साल या 18? पहले 15 थी आईपीसी में, अब 18 कर दी। 18 तो आप तो छोड़ दीजिए वोमेन, यहाँ पे मैरिड रिलेशंस में भी अगर आपकी वाइफ अंडर एज है तो आप क्रिमिनल हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, इसी के साथ साथ कानून को, क्योंकि पुरुषों की यह मांग भी उठती है और ऐसा यह देखा गया है कि कानून का दुरुपयोग होता है जी, तो उसका भी ध्यान बीएनएस में रखा गया और ये कानून जेंडर न्यूट्रल बनाया गया, जैसा कि मैडम बोल रही थी, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन 14 के तहत। तो देखिए, पहले एक क्राइम थी जिसमें ताक झांक, वॉयरिज्म का क्राइम, तो वॉयरिज्म का क्राइम जो था आईपीसी में वो सिर्फ मर्द पे लग सकता था, लेकिन अब वो महिलाओं पे भी लगेगा। अगर आप पुरुष के उसके निजी क्षणों को का वीडियो बना रही हैं, देख रही हैं, ताक झांक कर रही हैं, तो आपके खिलाफ भी ये कानून काम कर सकता है। उसी की तरह रेप का भी कानून इसमें, इस पे बहस चल रही है कि रेप सिर्फ
पुरुष प्रधान नहीं रहेगा, वो भी जेंडर न्यूट्रल की कैटेगरी में रखने की बात इस कानून में चल रही है। और आपके लिए महत्वपूर्ण है, फेक न्यूज पे भी लगाम लगाने की बात की गई है इस कानून में। ये नए श्रेणी के झूठ खबर यूट्यूब पे किसी के बारे में उसको बदनाम करने, साजिश करने, तो उसको भी इसमें क्राइम की कैटेगरी में रखा गया है। जी, यानी जो सोशल मीडिया के तहत जो काम हो रहा है उसको, प्रसार भारती की तो कोशिश हमेशा यही रहती है कि एक मुद्दे के ऊपर, किसी भी मौजू के ऊपर एक अच्छा डिस्कशन हो और आप लोग उसके बारे में जान सकें और हमारे देश के जो नागरिक हैं वो अपने हुकूक से आगाह हों, अपने कानून के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बेदार रहें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी है और मेरा सवाल शीला मैम से है। जैसे कि आपने कहा कि बीएनएस में अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म भी ऐड ऑन हो चुका है। सो मेरा सवाल ये था कि क्या जो लोग आतंकी संगठनों को फाइनेंस करते हैं उनके लिए बीएनएस में कोई सज़ा का प्रावधान है या नहीं? हाँ, बहुत है। ऐसा नहीं है कि हमारे ये आईपीसी में मेंशन नहीं था टेररिज्म एक्ट, ठीक है, इसके बारे में कोई आईपीसी में डिफाइन नहीं किया हुआ था। तो आईपीसी में डिफाइन नहीं, तो इसका मतलब कि अब बीएनएस में डिफाइन किया गया 113, तो इससे पहले हमारा लॉ था नहीं। लॉ हमारा अभी भी है ओपा एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। इसके अंदर जो आप देखेंगे टेररिस्ट की डेफिनेशन दे रखी है, कोई इसको फाइनेंस कर रहा है या फिर कोई कंसील कर रहा है या हर्बर कर रहा है, सेम वही इसमें बातें दे रखी है 113 में। टेररिज्म एक्टिविटी है क्या कि कोई अगर टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है और इससे हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, फाइनेंशियल इकोनॉमी जो है उसको खतरे में डाल रहा है, ठीक है। तो ये डैट मीन्स कि अगर टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा तो इससे क्या होगा, लॉस भी होगा, डैमेज होगा, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होगी, किसी की डेथ भी होगी, किसी का ग्रीवियस हर्ट भी होगा। लेकिन यहाँ फंडिंग की जो उन्होंने बात की है, अहम सवाल ये बनता है, क्या फंडिंग करने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान? डेफिनेटली है, प्रावधान है, इसके अंदर प्रावधान दे रखा है। फाइनेंशियल आप कर रहे हैं, किसी को आप क्या नाम है ट्रेनिंग भी दे रहे हैं या हर्बर भी कर रहे हैं आप किसी को, हर्बर में काफ़ी सारी बातें आ जाएंगी आपकी, किसी को घर में आश्रय देना या उसको पैसे देना, उसको धन देना, ये सब उसमें आएगा। इसमें प्रावधान बहुत कड़े दे रखे हैं। लेकिन अगर हर्बर में और कंसील में अगर स्पाउस है, स्पाउस में हस्बैंड वाइफ दोनों इंक्लूड है, तो ये फिर उस पर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। जी सर, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, टेररिज्म की परिभाषा इसमें बहुत व्यापक कर दी गई और उसको सिर्फ राष्ट्र या देश से जोड़ करके नहीं, पब्लिक ऑर्डर से जोड़ दिया गया। सो इफ एनी काइंड ऑफ पब्लिक न्यूसेंस यू आर डूइंग, तो वो भी टेररिज्म की परिभाषा में शामिल कर दी गई है। बहुत खूब, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कशिश है और मेरा प्रश्न शीला मैम के लिए है कि मैम फेक न्यूज़ की जैसे आपने अभी बात की थी, यूथ के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया जैसे बहुत वायरल है, तो फेक न्यूज़ अगर कोई फैला रहा है तो उस आदमी तक पहुंचा कैसे जाएगा, क्योंकि आजकल मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ कर लिए जाते हैं, और सज़ा क्या होगी? उठा तो अजय सर से था, लेकिन सवाल आप तक है। आप ही जवाब दीजिए सर इसका। जी, दोनों ही दे सकते हैं। मैं चाहूँगा कि अजय सर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप फिर वहीं आ गए कि उस व्यक्ति तक पहुंचा कैसे जाए। तो इसीलिए मोदी जी कहते हैं डाटा। आखिर उसका फेसबुक पे अकाउंट है, ठीक है, वो लंबी चर्चा है अपने आप में। अब आप कहेंगे कि वो दुबई से बैठ के ब्लैक होल में ऑपरेट कर रहा है, बट जनरल जिसकी आप बात कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आईपी एड्रेस से वो लोकेट हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या था आपका, मैं समझ नहीं पाया कि उसको ट्रैक तो हो जाएगा। सजा क्या है? बिल्कुल सजा का स्पष्ट प्रावधान है प्रूव होने के बाद, और वो तो पहले भी था, उसको और स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है। एग्जैक्टली कितने साल क्या, ये तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा अभी आपको, लेकिन फेक न्यूज़ एक क्राइम है। ये हमारा आईटी एक्ट भी आएगा इसके अंदर, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है उसके साथ कनेक्टेड होगा, प्लस बीएनएस के भी सेक्शंस लगाए जाएंगे और आईटी एक्ट के भी सेक्शंस लगाए जाएंगे इसमें। और इसमें जो पुलिस डेटा यूज़ करेगी अपना, वो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा आप देखेंगे। पहले हमारे आईपीसी में 1860-61 का बना हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कोई जिक्र नहीं था, और पहले उस टाइम था भी नहीं ये वर्ड, है ना। ये अब आए, वक्त की डिमांड के साथ नज़ाकत को देख के ये वर्ड हमें यूज़ करने चाहिए, और इसमें रिफॉर्म भी करना चाहिए आईपीसी के अंदर। तो तभी अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बहुत ही फोकस किया गया है। आपको कोई भी अगर एविडेंस देखा जाए तो ये चीजें बहुत अहम हो जाती हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली नहीं बात करेंगे तो फिर डेटा कहाँ से हमारे पास इकट्ठा हो पाएगा? एविडेंस भी आपको यहीं से रिकवर होएगी। अगर आप किसी को फोन कर रहे हैं, अगर हम इसका आपका जुडिशरी का पूरा प्रोसेस अगर देखना चाहें तो सम्मन के लिए जी
बहुत ज़्यादा अहम तौर पर काम कर रहा है, लोग उसी के जरिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए काफ़ी सारे समन्स हैं कि वहाँ पे अगर हम घर जाते हैं, प्रोसेस सर्वर घर जाता है, ठीक है, नायब प्रोसेस सर्वर घर जाएगा किसी के, तो वहाँ पे वो पर्सन मिलते ही नहीं है। लेकिन हमारे पास अगर उसका फ़ोन है, नंबर है, तो हम उसको फ़ौरन इतला कर देंगे, भैया आपकी इस तारीख को डेट है, आप आ जाइए, और वो आएगा और सम्मन की तामील हो गई है। कितना शॉर्टकट फॉर्म है, बहुत आसान कर दिया गया। यहाँ पर एक सवाल आ रहा है जो मैं जानना चाहता हूँ। आज हमारा प्रोग्राम का मकसद भी ये था कि हम प्रॉपर्टी के ताल्लुक से भी बात करें, और अजय सर प्रॉपर्टी के ताल्लुक से बहुत अहम बातें करते रहे हैं। क्या बीएनएस के अंदर प्रॉपर्टी से मुताल्लिक कुछ अहम बातें कही गई हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? मैंने कहा, बात ये शुरू में ही कही थी कि जिसमें मेरी समझ से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रॉपर्टी के डेफिनेशन को ही एक्सपेंड कर दिया। कल तक प्रॉपर्टी का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी शामिल थी, अब वो इंटेलिजिबल एसेट्स को भी एसेट्स मान रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी था बदलते हुए दौर में जी। आपको जैसे मैंने कहा कि और उसको मूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है कि जो आपका डाटा है, जो बैंक अकाउंट, इट इज़ लाइक योर कार, इट इज़ लाइक योर फोन, इट इज़ लाइक योर चैन, जिसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। तो ये, लेकिन फिर भी वो आपका है और वो आपकी प्रॉपर्टी में है। डाटा तक, मेरा ईमेल तक, और फिर प्राइवेसी लॉ और डाटा लॉ वो आ रहा है, वो आने वाला है। जैसे मैडम ने बहुत अच्छा कहा कि बीएनएस में ही आप सिर्फ क्यों उस क्राइम को देख रहे हो, आईटी एक्ट 2000 भी लगेगा, और 2018 भी लगेगा, और 2016 भी लगेगा, तो वो स्पेशल लॉ फिर वो एक अलग एपिसोड हो जाएगा। कहीं ना कहीं बीएनएस में एक कॉन्फ्लिक्ट भी नज़र आता है मैडम, जब हम स्पेशल लॉ जो पहले से थे और यहाँ हम उनको बीएनएस में लेके आए, तो उसके प्रोसीजर पे, उसके कंडक्ट पे कि वो ट्रायल कैसे चलेगा, और उसकी सजाओं में भी मिसमैच है, तो इन सारी बातों पे कमेटी विचार करी। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, इट्स ए इवॉल्विंग प्रोसेस। 1860 से जब आप यहाँ तक आए समाज की ज़रूरतों के हिसाब से, तो आप यहाँ कैसे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि सब कुछ आपको प्रथम दृष्टया पहली बारी में ही मिल जाएगा। फीडबैक्स लगातार आप मीडिया के लोग, आप छात्र, जनता देगी सरकार को, उसके हिसाब से कमेटी है, जो जरूरत होगी, जहाँ कुछ तब्दीलियाँ जरूरत महसूस की जाएगी वहाँ बहुत सारी बातें हैं। बच्चों के एज को 3 कैटेगरी में रख दिया गया, दैट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विथ पॉस्को लॉ, जहाँ कल तक बच्चा 18 साल का था। तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। अब ये भी ऑर्डर में है कि भैया ये मेंटल इलनेस क्या है, कोई इसका मतलब तो कोई भी अपराध कर दे और वो कहेगी जी आई वॉज ड्रंक, तो वो मर्डर में भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस पे भी कहा गया है कि भैया इसको रीडिफाइन करो, इसको रीडिफाइन किया जाए। तो जी बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं कि जिस पे विचार चल रहे हैं, और समय ही उसका जवाब दे सकता है। इसमें एक बात और कहना चाहूँगी सर, जैसे कि बीएनएस में कोई डेफिनेशन हमारी प्रोवाइड नहीं है, तो हम उसका डेफिनेशन कहाँ देखेंगे? वो डेफिनेशन हम उसकी हेल्प लेंगे हम बीएनएसएस से, या फिर आईटी एक्ट से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से हम उसकी हेल्प ले सकते हैं डेफिनेशन समझने के लिए। इसलिए बीएनएस कनेक्टेड है हमारा आईटी एक्ट से, बीएनएस कनेक्टेड है हमारा बीएनएसएस के साथ कनेक्टेड है हमारा ये। यानी सभी को जानना, सभी को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है हम सबके लिए। आज की इस पेशकश के जरिए भी हमारी यही कोशिश थी कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे मुल्क के शहरी हैं, वो ये जान सकें कि नए तीनों फौजदारी कवानीन किस तरह हम सब पर अपना असर डालते हैं, और हम सब के लिए इन्हें जानना और समझना कितना अहम और ज़रूरी हो जाता है। मैं अपने दोनों मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज की इस पेशकश में शिरकत की और आपने अपने तजुर्बे से रोशनी डाली। मुझे मौका नहीं दिया अंतिम शेर सुनाने का। जी कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल जी। देखिए, मैं इस बच्चे से जिसने ये सवाल पूछा है, आपके माध्यम से मैं सबको कहना चाहता हूँ, अकेले मैं शामिल नहीं था इस जुर्म में, अकेले मैं नहीं शामिल था इस जुर्म में, नजरें जब भी मिली मुस्कुराने में तुम भी शामिल थे। तो बीएनएस का कानून देश की जनता और कानून बनाने वालों के नजरें मिलाने से ही समस्या के समाधान तक ले जाएगा, वरना जुर्म तुमने भी किया है और जुर्म कानून बनाने वालों ने। और इसी को अगर कोई जुर्म को आगे लेकर के जाता है तो वो ऑर्गेनाइज क्राइम की कैटेगरी में आ जाता है, जहां उसके लिए सज़ा का इंतज़ाम किया गया है। और इसी को मैं आप चाहूँगा कि अब शीला जी के ज़रिए इस कार्यक्रम को हम मुकम्मल करते हैं कि अंतिम चंद लाइनें, अगर हम बीएनएस की बात करते हैं तो देश के लिए कितना महत्वपूर्ण इसको मानती हैं, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल अब आखिरी मरहले में। बीएनएस में बात होती है रिफॉर्म के लिए
कि भारतीयों को न्याय मिले, चाहे यहाँ पे अमीर हो गरीब हो, सबको बराबर इक्वल में न्याय मिलना चाहिए। रिफॉर्म की बात की गई, यहाँ पे प्रावधान बहुत कड़े करे गए हैं, यहाँ पे मिनिमम पनिशमेंट डिफाइन की गई है, फ़ाइन को बढ़ाया गया, जो फ़ाइन हमारे 50 रुपये के थे उनको यहाँ पे 5000 किया गया है। डैट मीन्स बहुत ही बढ़िया लॉ बनाया गया। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे यहाँ फोकस दिया गया है। यहाँ पे जो हमारी परिभाषाएँ जो क्लियर नहीं थी उन्हें डिफ़ाइन किया गया। ट्रांसजेंडर को इसमें इंक्लूड किया गया है, उनका भी राइट है, उन्हें भी राइट मिलना चाहिए। यानी देखा जाए तो सबका साथ, सबका विश्वास जी और सबकी तरक्की को इसमें देखा गया है। और ज़रूरत महसूस की गई थी बहुत लंबे अरसे से कि भारत के हर नागरिक तक इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। भारतीय न्याय संहिता के ज़रिए पूरी उम्मीद है कि ना सिर्फ इंसाफ को यकीनी बनाया जाएगा बल्कि लोग अपने हुकूक़ के बारे में जान सकेंगे, अपने क़वानीन को पहचान सकेंगे। आज की इस पेशकश के ज़रिए हमारी यही कोशिश थी कि आप अपने हुकूक़ को, अपने अधिकारों को जानें और समझें। मैं अपने दोनों मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आज की इस प्रोग्राम में, आज की इस पेशकश में शिरकत करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम यहीं मुकम्मल करते हैं और आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ। फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू पर गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।